तपती गर्मी से दूर। आए चलें द वायर के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र ब्यास नदी के साथ साथ मनाली से लारजी तक फैला हुआ है और इसी क्षेत्र को प्राचीन समय से हम कुल्लू के रूप में जानते हैं। अब प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पे और अलंकारित करते हैं यहाँ के प्राचीन मंदिर, हसीन वादियाँ, नदियाँ, झरने और तरह तरह के वनस्पति, जानवर और यहाँ के किसान। अगर आप खेती बाड़ी के बारे में बात करें तो कुल्लू इलाके में सेब, आड़ू, एप्रिकॉट, पीच और जापानी फल पारसिमन भी मिलता है। मोटा मोटा देखें तो यहाँ के किसान बड़ी मेहनत से बागवानी करते हैं और अपने खेतों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए आमदनी लाते हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम मिलते हैं सुखराम जी से जो जाना गांव के हैं और सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं कि किस यहाँ पे गांव में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, क्या क्या फल बागवानी क्या होती है यहाँ पे? वैसे फसलों में तो बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि हमारे पास 20 फसलें थी खेती करने की। उनमें सिर्फ अब तो 10-15 ही रह गई हैं। राजमा हुए, माश हुए, जौ हुआ, गेहूँ हुआ, सियोल हुआ, मक्की हुई, तकरीबन यही चीज़ें रही हुई। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म हो गई हैं? हाँ, मतलब बीज ही ख़त्म कर दिया लोगों ने। तो पुराने बीज वगैरह नहीं बचे अब यहाँ पे? नहीं, मुश्किल ही है। अब तो बड़े कम बचे हैं, बचे भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बचे हैं। अच्छा जी। जैसे मोटे अनाज होते थे यहाँ पे? हाँ, मोटा होता था ना, मक्की होती थी। मक्की तो है आजकल भी, पर कम है। कम है? जौ है, होता है पर कम है। गेहूँ नाम मात्र का है। दालें हमारे पास कम से कम 10 प्रकार की हुआ करती थी। लाल राजमाश होते थे, सफ़ेद राजमाश होते थे। फिर उसके बाद यहाँ क्या नाम होते थे, जैसे सोयाबीन होता था 2 किस्म का। उसके बाद कुल्थ होते थे। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बागवानी तो यहाँ हमें 1970 के बाद ही देखने को मिली है। उससे पहले तो बड़े कम थे। जब से बागवानी का काम शुरू हुआ है, चाहे वो सेब का हो, चाहे पलम का हो, चाहे नाशपाती का हो, उसने जो है ना हमारी जो फसलें थी वो ख़त्म होने की कगार पर ला दी है। क्यों कि उसमें आउटपुट नहीं है। लोगों ने बगीचे ही लगवाए, अनाज को प्राथमिकता कम दी। इस तरह से क्या नाम हुआ, बागवानी जो है ना वो ठीक है यहाँ चलती है, पर जो हमारी पौष्टिकता अनाज में थी ना, पुराने अनाज में, उनको ख़त्म कर दिया। थोड़ा अगर मौसम बदलते हुए मौसम के बारे में बात की जाए तो पहले कैसे होता था यहाँ पे? किस मौसम तक बर्फ़ होती थी यहाँ पे इस गांव में? और क्या क्या कृषि वाला खेती किसानी के क्या सीजन्स होते थे? और आज की तारीख में क्या बदलाव देखने को मिला है आपको? देखो, पहले यहाँ बर्फ़ जो था ना वो दिसंबर में आता था और वो मार्च अप्रैल तक रहता था। और उस बीच में बिल्कुल ही सफ़ेद चादर हुआ करती थी। अब जो है ना ही बर्फ़ आ रहा है, ना ही बरसात हो रही है। मई जून के बाद जो है ना, जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। बारिश भी नहीं हो रही है, मानसून ही नहीं आ रही है। उसके बाद बर्फ़ का ना होना जो है ना, ये हमारी ज़मीन की जितने भी मतलब हमारे सोर्सेज पानी के थे ना, वो सारे सूख गए हैं। क्योंकि एरिया सारा ड्राई हो गया है। क्योंकि नमी जो है, पानी जो है वो सिर्फ बर्फ़ से ही हुआ करता है, मेरा ये मानना है जी। और गर्मी कितनी बढ़ गई है यहाँ पे? तो पूछो ही ना। गर्मी तो मतलब पहले इतनी ज़्यादा ठंड हुआ करती थी कि हम ठिठुरते थे। आजकल तो सर्दियों में भी मतलब कोट उतर गए। हमारे टाइम में तो मतलब कोट जो थे ना वो मतलब मई जून तक उतरते ही नहीं, उतनी ज़्यादा ठंड होती थी। तो लगभग 5-10 डिग्री का बढ़ी हो गई? बिल्कुल 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 हो गई। आराम से? आराम से जी। और अगर बात करें कि किस प्रकार से गांव में क्लाइमेट के चक्कर में अनाज बदल गए हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे अनाज हैं जो पहले यहाँ नहीं उग सकते थे, अब यहाँ उगते हैं? वो है ना, वैसे है ना। कौन से जैसे? जैसे मान लो ये जो अब नई वैरायटियाँ हैं, जैसे मतलब सोयाबीन की नई वैरायटी है, वो नहीं होते थे पहले, अब ये भी हो रहा है। मटर नहीं होते थे, वो भी हो रहे हैं। अब हमारे पास एक क्या नाम है, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी।
अब स्ट्रॉबेरी भी हो रही है, हर चीज़ नई नई हो रही है, पुराने ख़त्म खात्मे पर है और नई नई चीज़ें हो रही हैं। अब सब्जी की जैसे बात करें, कौन कौन सी नई सब्जियां उगने लग गई यहाँ पे गर्मी के यहाँ कारण? तो मेरे ख्याल में जो जिसका हमने नाम भी नहीं सुना था वो सब्ज़ी भी उग रही है यहाँ। जैसे मान लो ब्रोकली वगैरह हमने देखी ही नहीं थी, सुना ही नहीं था, वो भी हो रही है। और उसके टमाटर के बारे में आपने कहा था मुझे। और टमाटर के बारे में, यहाँ टमाटर होता ही नहीं था, क्योंकि एक तो यहाँ साइज़ नहीं बनता था टमाटर का, दूसरे रंग नहीं आता था क्योंकि ठंडा होता था ना, और उसके बाद बारिश ज़्यादा आती थी जिससे पत्तों में जो है ना ब्लाइट लग के वो ख़त्म हो जाता था। अब मतलब बारिश हो नहीं रही है तो टमाटर के लिए बारिश का ना होना जो है ना वो काफ़ी उचित माना जा रहा है। लगातार ना, मतलब बारिश तो चाहिए पर कम चाहिए, रोज़ नहीं चाहिए। 2-3 दिन अगर बारिश हो तो टमाटर ख़त्म हो जाता है बारिश में। अच्छा। जी। अगर ऐसी मौसम बदलता रहा तो आपको लगता है यहाँ पे एक दिन क्या गन्ना भी उगाया जा सकता है? हाँ, अगर टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए तो ये है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर आजकल कुल्लू भोंतर में है वो चंडीगढ़ में है। पहले पहले तो चंडीगढ़ की और क्या नाम कुल्लू के टेम्परेचर में बड़ा भारी क्या नाम था, फ़र्क था। और पहले सबसे पहले तो बजौरा में है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के और मंडी डिस्ट्रिक्ट के द्वार पर खड़ा है। वहाँ सबसे पहले हॉर्टिकल्चर वालों का बगीचा कामयाब हुआ है। आज की डेट में वहाँ सेब नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। क्वालिटी तो है ही नहीं, पर वहाँ सेब ही नहीं लगे, उतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। सेब के लिए भी मतलब काफ़ी सेब भी ऊपर ऊपर जा रहा है, निचली बेल्ट में ख़त्म है। मुझे लगता है कि सेब आजकल जो है ना 5,000 से नीचे, 5,000 फीट से नीचे जो है ना वो ख़त्म ही है। 5,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ही सेब है। आप 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक जाएंगे तो वहाँ सेब काफ़ी अच्छा क्या नाम, जैसे लाहौल स्पीति में सेब तैयार हो गया। पहले वहाँ नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा। हाँ, लाहौल स्पीति में सेब तैयार हो गया। अगर बात करें वनस्पति वगैरह की, जो जंगली वनस्पति होती थी, जंगली मशरूम होते थे, उन सब का क्या हाल है? क्या पहले उनकी कुछ मात्रा कम हुई है? आपको लगता है कुछ में ग्लोबल वार्मिंग का कुछ हाथ है उसमें? वार्मिंग का है, और उसके बाद पानी का ना होना, बारिश का ना होना जो है ना वो मतलब हमारे जंगली मशरूम वगैरह के लिए बहुत घातक है, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है, नमी ज़मीन में है ही नहीं, और नमी नहीं होगी तो वहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से जो चलने वाली सब्जियाँ जो भी हैं, जैसे मशरूम है, क्या नाम है, गुच्छियाँ हैं, वो सारी नहीं हो रही हैं। अब चलते हैं हम नथान गांव की ओर और बात करते हैं वहां के एक बुजुर्ग किसान से कि किस प्रकार से मौसम और बागवानी सालों में बदली है। अच्छा, कितने कितने इलाके में खेती करते हैं यहाँ पर? क्या क्या उगाते हैं? हमारे जौ, कोदरा वगैरह, मक्की, राजमा, मांस, ये उगाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि कैसे आपके बचपन के समय से आज के समय, जब आप वृद्धावस्था में आ चुके हैं, कि कैसे मौसम का क्या क्या बदलाव आया है मौसम में? पहले कितनी बर्फ गिरती थी, कितना पानी बरसता था? बहुत बदलाव आई जी, यानी कि 30% बदलाव हुआ। 30% रहा मिनिमम बारिश और बर्फ का, 30%। अच्छा, पहले किस साल तक बर्फ रहती, किस महीने तक यहाँ बर्फ रहती थी? मार्च अप्रैल तक रहती थी बर्फ यहाँ। अच्छा, हाइट में, लो में तो नहीं रहती थी ना। अच्छा, गांव में बर्फ रहती थी? गांव में, यहाँ पे गांव में रहती थी, मार्च अप्रैल तक रहती थी, पहले साइड में जहाँ धूप नहीं लगती है। हाँ जी। और अभी हम लोग मार्च में बैठे हैं और बर्फ का दिखना भी है ही नहीं। है ही नहीं। इसका मतलब 30% रह गई बस। बर्फ और बारिश की, ये जो सारी पीछे से लेकर जो रिकॉर्ड जी में ना इतना घट गया। सोर्स गर्ज के मारे बावड़ी का पानी का सोर्स बिल्कुल कम हो गया। अच्छा, 30% रहे मिनिमम, 30% पानी बावड़ी का भी कम हो गया। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे जो जंगली वनस्पति के, जंगली जो मशरूम वगैरह उगते थे यहाँ पे, उनका क्या हालत है? जब बचपन में थे तब कितने मशरूम आप खाते थे यहाँ के? बड़ा बारीक खाते, फेंकने तक खाते थे, इतने होते थे, बस जिधर जाना उधर मशरूम सारी। आज 10% भी नहीं है, उतना कम हो गया। सारा मौसम पे डिपेंड किया जी। तो आपको लग रहा है 40 साल में या 50 साल में जो बहुत मशरूम होते थे आज वो बिल्कुल खत्म हो गए? खत्म हो गया ना के बराबरी है जी। कभी एक सब्जी यानी दिन तोड़ के बड़ी मुश्किल हो गई। पहले बिल्कुल पूरा जंगल जिधर जाओ उधर मशरूम होते थे जी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे बुजुर्ग बिल्कुल बिल्कुल हृष्ट पुष्ट और बिल्कुल ताकतवर थे और हार्ड वर्कर थे। क्यों? तो वो अपना क्या नाम का अनाज खाते थे, नो स्प्रे नो खाद, कुछ नहीं, शुद्ध
गोबर का अनाज खाते थे, उसमें बिल्कुल बहुत स्ट्रांग था बॉडी। तो आज ये खाद स्प्रे उस पर डिपेंड करता है। अभी बीमारियाँ कई किस्म की, ये सारा बहुत चेंज हो गई। आने वाली पीढ़ी में जो हमारी जनरेशन है, कोई ताकत नहीं है, बस ऐसे मोटे मोटे देखने को बड़े मारे, कुछ नहीं है, ताकत नहीं है। सारा ये इस पर डिपेंड किया। बीमारियाँ, शुगर है, कैंसर है, क्या है, पथरी है, क्या है, वो सारा डिपेंड ये जो हमारा पुराना खान पान चेंजिंग हुआ, इससे हो ये सारा। ये बड़ा भारी पानी आता था जी। अभी देखो जनवरी में बर्फ़ गिरनी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक बर्फ़ गिरती थी, पेंडिंग रहता था। बर्फ़ का पानी जो है ज़मीन में पेंडिंग रहता है, बूंद बूंद करके नीचे रोपते, उससे वो स्रोत खुलते हैं, बावड़ी के स्रोत खुलते हैं, और नाले का पानी भी स्रोत खुलता है। उसके बाद मार्च अप्रैल में बरसात हो जानी, मई जून में सिर्फ सूखा पड़ना, गर्मी रहनी, मानसून फिर चलनी। तो अगस्त लास्ट तक मानसून है, तो 12 महीने बर्फ होती, तो उससे हर चीज़ को बिल्कुल वो कह रहता था बर्फ से। अब कहाँ, अब बहुत गर्मी कितनी बढ़ गई है इस क्षेत्र में? बहुत बड़ी। यहाँ तो उतनी नहीं ना, लोग में तो बड़ी भारी हो रही है बहुत। पहले सेब होते थे सेव बाग में। कितना दूर है यहाँ से वो? यहाँ से सेव बाग है कोई कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सेव बाग नाम का एक स्थान है यहीं कुल्लू के साथ। सेब होते थे यहाँ, अब 0 पॉइंट में गया। यहाँ तक कटराई तक पहुँचा ये क्लाइमेट, सारा चेंजिंग हो गई। कि जो नीचे उगता था चीज़, अब वो ऊपर आने लग गया आने धीरे-धीरे। लगी। अब लाहौल को गया सेब, लाहौल के सेब बोले यहाँ से जा रहा, बर्फ़ नहीं आ रही है जी, टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्मी आई। सेब जो है ये ठंडे, क्या नाम का है, ठंडी चाहिए इनको। ठंडी मौसम चाहिए, ठंडा बर्फ़ ही चाहिए। खतरा बड़ा बहुत खतरा है। टाइम पे बारिश नहीं आ रही है, टाइम पर क्या नहीं हो रहा। बस मिट्टी की बात करें, गांव की जो मिट्टी है आपकी, उसकी उर्वरकता जो शक्ति है वो तो है, वो बड़ी है कि कम होती है क्या? कम हो गए नहीं सर, पहले से कम हो गए। है तो है, अभी है, वैसे पंजाब की तरह नहीं ख़त्म नहीं हुई ना, है तो है, पर कम हो गई, बहुत कम। उर्वरक जो उसमें जो ताकत है वो घट गई, बहुत घट गई। इसके साथ हमारी सवारी चलती है कुल्लू की ओर, जहां हम मिलते हैं फतेह चंद जी से, जो कुल्लू के ऊपर एक बहुत ऊंचे पहाड़ में रहते हैं और इनके क्षेत्र को नग वैली कहा जाता है। और क्या चीज़ की खेती करते हैं आप? हम जी गेहूँ, मक्का, कोदरा, सरारा, जौ, चीना, कट्ठू। तो जैसे बाकी लोग आपके इलाके में केमिकल वाली खेती करते हैं, आप जैविक खेती करते हैं, जी, तो क्या कुछ समस्याएं आपको आती हैं जैविक खेती में, कि आपको लगता है कि जैविक खेती ही ज़्यादा सही है? जैविक खेती में समस्या तो बहुत है, मगर हमें संघर्ष करना होगा इसके लिए। कुछ सरकार से भी हमें इसकी ज़रूरत है, जो सरकार भी हमारा साथ दे। कुछ तो बंदर उजाड़ रहे हैं, कुछ चिड़ियाँ तंग कर रही है, कुछ इसमें प्रोडक्शन भी कम आ रहा है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कुछ वैज्ञानिक तौर पर कुछ हमें भी सहायता दी जाए। अच्छा, अगर अब बात की जाए बदलते मौसम की, तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में बदलते मौसम या क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है किसानों को? इससे नुकसान तो काफ़ी मात्रा में हो रहा है, मगर फिर भी जो हमारे पुराने प्राकृतिक अनाज है, ये मतलब काफ़ी सूक्ष्म है, और ये सर्दी भी सहन करते हैं और गर्मी भी सहन कर सकते हैं। तो कितना नुकसान हो रहा है जैसे सेब के किसानों को आपके गांव में और क्षेत्र में? सेब का तो ओलावृष्टि से ज़्यादा नुकसान होता है जी। बर्फ़ आजकल गिरेगी तो फिर भी नुकसान है। और जब आप छोटे थे तब से आज की तारीख में क्या पानी कम बरसता है? क्या कैसा मौसम कैसे बदला है जब आप छोटे थे और पहले से आज के बीच में? आज के बीच में सर्दी में बर्फ़ नहीं गिर रही थी, और पानी के जो जितने भी सोर्स पुराने थे वो आधे से भी कम रह चुके हैं। तो यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, बारिश पर ही निर्भर है, और बर्फ़ भी गिरना बहुत कम हो गया है, जो कि किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम तो यही क्या नाम प्रार्थना करेंगे कि बदलते मौसम में जितने भी हमारे पुराने अनाज थे उसी को उगाया जाए, फिर हम बच सकते हैं। मगर जो जितने भी हाइब्रिड है या जो भी केमिकल डाल रहे हैं, अगर बरसात ना होगा
बरसात नहीं होगी, अगर ज़्यादा खुश्क पड़ेगा फिर भी नुकसान है, बरसात ज़्यादा होगी फिर भी नुकसान है। हमें तो क्लाइमेट के हिसाब से अनाज बीजने चाहिए। क्या आपके गांव में प्रधानमंत्री जो फसल बीमा स्कीम है उसके आप लोगों को मदद मिलती है? आपको फसल बीमा मिलता है यहाँ पर? फसल बीमा अभी तक तो गांव में छिटपुट आदमी कर रहे हैं, मगर ज़्यादा फसल बीमा नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए सरकार को भी जगाना होगा गांव में आकर के, पंचायत में आकर के, तभी लोग इसकी ओर झुकाव कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं क्षेत्र के काफी प्रोग्रेसिव किसान से, टीकम राम जी से, जो कई सालों से यहाँ पे किसानों को मदद कर रहे हैं और सेब और बाकी बागवानी में काफी प्रसिद्ध हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे हमने सेब की मेनली 2 वैरायटियाँ उगाई हुई है, एक रेड डिलीशियस और दूसरा गाला। अच्छा, लगभग कितना प्रतिशत सेब लगा है इसमें और बाकी क्या चीज़ें लगी हैं खेत में? इसमें तो 100% एप्पल ही है। एप्पल ही है। हाँ जी। ठीक है हाँ जी। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आप किस प्रकार से पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसके क्या फ़र्क आप देख रहे हैं सेब के खेत पे या सेब की खेती पे? पर्यावरण का तो सेब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। जैसे हमारी ट्रेडिशनल वैरायटियाँ थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, और जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का सबसे बड़ा दिक्कत ट्रेडिशनल वैरायटी में ये रहता है कि भाई इसका जो चिलिंग आवर्स ज़्यादा होते थे या ज़्यादा होते हैं, तो वो रिक्वायर्ड जो चिलिंग आवर पूरे नहीं होते कई बार। जैसे इस बारी भी मौसम उतना अच्छा नहीं रहा, तो रिक्वायर्ड चिलिंग आवर्स जो ट्रेडिशनल जो हमारी वैरायटीज़ है वो उस तक नहीं पहुंचा जितना उनको चाहिए था। लेकिन ये जो नई किस्में हैं इसमें चिलिंग आवर्स कम रहते हैं, तो इनके चिलिंग आवर्स लगभग पूरे हो चुके हैं। तो जो लोग पुरानी वैरायटी लगाते हैं ट्रेडिशनल वाली, हाँ जी। उनको मतलब ये मौसम के उथल पुथल से कितना नुकसान हो सकता है या होता है हर साल? इससे काफ़ी नुकसान होता है। एक तो फ्रूट सेट कम होता है, अच्छा। दूसरे जो है कलर में दिक्कत रहती है, साइज़ में दिक्कत रहती है, और तीसरा ये भी होता है कि भाई जो प्लांट है, प्लांट भी कई बार जो है स्ट्रेस में चला जाता है। अच्छा, आपने अगर बात करें अर्ली फ्लावरिंग की या अर्ली बडिंग की, तो क्या हमें कुछ ये महसूस करने को मिलता है कि मौसम के बदलाव से, जैसे कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी फिर वापस एकदम से सर्दी हो गई, तो इन सब से क्या अर्ली फ्लावरिंग या अर्ली फ्रूटिंग कुछ देखने को मिलता है हमको सेब के खेती में? नहीं, इस बारी तो जैसे अभी 2-4 दिन से बारिश हुई, इस वजह से रुकी हुई है फ्लावरिंग, वरना तो इस बारी लगभग 10-15 दिन अर्ली थी फ्लावरिंग। अच्छा, क्या हर सीज़न कुछ आपको बदलाव दिख रहा है, अर्ली फ्लावरिंग दिख रही है कुछ हाँ, पिछले 5 साल के? पिछले 5-10 सालों से लगभग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पहले हमारी जो फ्लावरिंग लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास होती थी, लेकिन इन सालों में देख रहे हैं हम कि मार्च के 15-20 मार्च के आसपास जो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है सेब की फसल पे? इसका प्रभाव तो क्या रहेगा, प्रभाव यही रहता है कि भाई जो अर्ली फ्लावरिंग होती है इससे एक तो क्या नाम होता है, जैसे फ्रूट में जल्दी मैच्योर हो जाता है फ्रूट। आपने शायद थोड़े टाइम पहले ये भी कहा था कि उससे कभी कभी फ्रूट जो है अर्ली फ्लावरिंग में देर में मैच्योर होता है। अर्ली फ्लावरिंग वो तो जो ट्रेडिशनल वैरायटियाँ होती हैं उनमें कलर का दिक्कत रहता है। अब तो नई जो वैरायटीज़ चली वो कलर स्ट्रेन में चली है जिनमें कलर शुरू से ही है। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज करते हैं कि हम ग्रो मोर ट्रीज, हाँ, हमें जो है दूसरे पौधे जैसे हमारे जंगल है, जंगलों को क्या नाम करना है, उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जब तक हम जंगलों का संरक्षण और संवर्धन नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइमेट ख़राब रहेगा। हमको कई सारी जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि ये जो बर्फ़ ना आए, कभी ज़्यादा आए, बारिश का कभी ना होना, कभी ज़्यादा होना, तो ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट रहते हैं खेती पर। तो हमको सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। डर तो निश्चित है, हम लोगों को भी अपना जो ये अगर जिससे हमारा लाइफ चल रहा है या जो जीवन जीने के लिए हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर है या टूरिज़्म है, उसको दोनों को बचाना है, तो हमको थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में तो सोचना पड़ेगा। जब तक इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें यहाँ होनी नहीं है। और आखिरी प्रश्न की क्या कुछ सरकार से मदद हो सकती है या कुछ और तरीका हो सकता है जिससे क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए यहाँ के सेब के किसानों के लिए कुछ किया जा सके? सरकार तो काफ़ी मदद कर सकती है। पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो डेवलपमेंट के साथ साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारी। क्या फसल बीमा होता है यहाँ पे सेब के लिए? हाँ, होता है फसल बीमा।
तो क्या उसमें आपको पैसा मिलता है अगर मौसम के चक्कर में चोट लगी आपके खेतों को? हाँ मिलता है, पर कम मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता। उतना ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ। तो आपने खुद सुनी कुल्लू वैली के किसानों की ज़बानी क्लाइमेट चेंज की कहानी। सेब और बागवानी के किसान को ऋतु परिवर्तन से खतरा है, और अगर अभी से किसान और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो बदलता मौसम कुल्लू के सेबों की मिठास गायब कर सकता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।